सर्विस टैक्स में आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पिक करेंगे और ये टॉपिक ओवर भी हो जाएगा, क्योंकि अब सर्विस टैक्स में हम लोग का ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बचे हुए हैं। हम लोगों ने सर्विस टैक्स का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसके बाद हम लोगों ने सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट भी देख ली थी, हाँ या ना, और उसके बाद बताएं पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स देख लिए थे, वैल्यूएशन देख लिया है, वैल्यूएशन रूल्स। जरा देखें फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स। बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स। सेक्शन 70 और रूल 7 को मिला करके पढ़ेंगे, सेक्शन 70 और रूल 7 को मिला करके पढ़ेंगे। क्या है ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सर्विस टैक्स? आपने सर्विस टैक्स पेमेंट करना है, हर एक पीरियोडिकल रिटर्न भरनी पड़ती है एसएससी को, यानी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को जा करके मुझे बताना पड़ेगा, देख हमने इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के अंदर इतने रुपए की सर्विसेज दी, इस मद में सर्विस दी। मैं कई सर्विसेज देता हूं डिफरेंट कैटेगरीज की, इस मद में मैंने इतने रुपए की सर्विस दी, इस आइटम में मैंने इतने रुपए की सर्विस दी। हर एक कैटेगरीज को अलग अलग हम बताएंगे, जिसमें से इतने का हमने बिल रेज किया है, इतने का हमें एडवांस मिला है, हाँ या ना, और इतने का अभी भी पैसा इसका मतलब नहीं मिला, जो भी बैलेंस हो फिलहाल। क्योंकि हमने तुम लोग को पहले भी बताया कि हम लोग एक्रूवल और मर्केंटाइल या कैश सिस्टम पर अकाउंटिंग के हिसाब से हम लोग सर्विस टैक्स को नहीं पे करते। वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर इनवॉइस इशू हुई है, इनवॉइस इशू नहीं हुई है तो क्या करते हैं। फिलहाल ये सारी डिटेल्स हमको देनी पड़ती हैं, और साथ में ये भी बताना पड़ता है कि जो सर्विस टैक्स का अमाउंट आया था, इतनी टैक्सेबल सर्विस, इतनी नॉन टैक्सेबल सर्विस, जो टैक्सेबल सर्विस थी उसका जो सर्विस टैक्स का अमाउंट आया वो हमने पे किया या नहीं किया। हम पेमेंट कहाँ करेंगे सर्विस टैक्स के अमाउंट को? बैंक में जाकर जमा करोगे? कहाँ जमा करोगे? बोलो, बैंक में जाकर जमा करोगे? हाँ, बैंक में ही तो जमा होगा। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी पैसा लेता है। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब इससे नहीं है कि आपने पेमेंट कहाँ करना है। पेमेंट तो आपको करना कहाँ है? बैंक में। चाहे सर्विस टैक्स का पेमेंट हो, चाहे एक्साइज और कस्टम का पेमेंट हो, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द बैंक ओनली। आप डिपार्टमेंट का नाम लिख दोगे, चेक जो इशू करोगे उसमें लिख दोगे सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के पास पैसा पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच जाएगा। इनकम टैक्स लिख देंगे आप, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। आपको इस चेक को लेकर के सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के पास दौड़े दौड़े जाना नहीं है कि ये लो सर्विस टैक्स का पेमेंट ना। दे विल नॉट एक्सेप्ट द अमाउंट इन कैश और इन चेक और इन एनी अदर मोड। ठीक है ना, वो केवल एक्सेप्ट करते हैं क्या? 2 नंबर का पैसा, घूस, उसके अलावा कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगी। क्लियर है? चलो, कहने का मतलब ये है कि हम लोग सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब रिटर्न दाखिल करते हैं तो रिटर्न दाखिल करते समय हमें सारी डिटेल बतानी पड़ती है। रिटर्न का मतलब होता है सारी डिटेल्स सबमिट करना, कि मैंने इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक इतनी सर्विसेज दी, इस कैटेगरी की, इतनी टैक्सेबल और इतनी नॉन टैक्सेबल, और इतना अमाउंट एडवांस में मिला, हमारे ऊपर टोटल सर्विस टैक्स लायबिलिटी इतनी बनी, जो कि हमने GAR 7 के थ्रू पे ऑफ की हैं। GAR 7 चालान होता है जिसके थ्रू आप बैंक में पैसा क्या करते हो? जमा करते हो। अब तो ई फाइलिंग भी आ गई है, घर से बैठे बैठे आप अपना पेमेंट भी कर सकते हो और रिटर्न भी दाखिल कर सकते हो। वो बात की बातें देखते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें,
यानी रिटर्न जमा करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने पेमेंट की डेट बताई थी आपको, अगर जनवरी महीने की पेमेंट है तो 5 फरवरी तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी आपका जनवरी में टैक्स लायबिलिटी बनी वो आपको 5 फरवरी तक, अगर आप ई फाइलिंग करते हो तो 6 तारीख तक आपको रिटर्न पेमेंट करना पड़ेगा। कितनी तारीख तक? 6 तारीख तक। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। देखें जरा सेक्शन 70 फाइलिंग ऑफ रिटर्न। एवरी पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स। ओके, ढंग से सुनना, थोड़ी अजीब बात लगेगी यहां पर। एवरी पर्सन लायबल टू पे द सर्विस टैक्स शैल हिमसेल्फ एसेस द टैक्स ड्यू। हमने तुम लोग को पहले भी बताया है कि गवर्नमेंट ने हम लोग को दर ईमानदार माना है। क्या माना है? बहुत ही ईमानदार माना है कि यू आर द वेरी ऑनेस्ट पर्सन and you will declare all the amounts, all the services whatever you have provided or have been provided. Now assess the tax due on the services provided by him and shall furnish to the superintendent of central excise। अंडरलाइन कर ले सेंट्रल एक्साइज। मैंने पहले बताया चूंकि एक्ट नहीं बना है इसलिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है एक्साइज डिपार्टमेंट पर। सीबीईसी हमारा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो रिटर्न हम किसको एड्रेस करते हुए लिखेंगे, बनाएंगे? फर्निश टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर अ रिटर्न इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एंड एट सच फ्रीक्वेंसी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। रूल 7 प्रेस्क्राइब द फॉर्म, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। सुन ले, ऊपर लिखा है सेक्शन 70 और लिखा है सेक्शन 70 में जैसा रूल 7 करे। ऐसा कहीं लिखा है क्या? ना, उसने लिखा है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब ही ये गो टू रूल्स। अब मैं फिर से पढ़ता हूं, अ रिटर्न इन सच फॉर्म एंड इन रिटर्न इन सच मैनर एट सच फ्रीक्वेंसी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो एज में बी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब रूल्स, और रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 7। यानी किस फॉर्म में भरना है, किस मैनर में और कितनी बार भरना है, इसके बारे में डिटेल कौन बताता है? रूल 7, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है ना? इन सच फॉर्म, रूल 7 में जाओ, किस फॉर्म में जमा करना है, एंड इन सच मैनर, कैसे करना है, एट सच फ्रीक्वेंसी, कितनी बार करना है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो प्रेस्क्राइब्ड कहां पर है? ये रूल 7 में। अब समझ में आया? रूल सेक्शन 70 और रूल 7 हमको दोनों एक साथ देखना पड़ेगा। Section 72 provides that the person or class of person notified under subsections 2 of section 69 shall furnish to the superintendent of the central excise a return in such form and such manner at such frequency as may be prescribed। कुल मिलाकर हमें यही समझ में आया कि सेक्शन 70 इतना ही बोलेगा कि जैसा रूल 7 कहता है उसी हिसाब से आपको वही रिटर्न का फॉर्म यूज़ करना है, उसी मैनर में पेमेंट करना है और उसी, तीसरा क्या बोला है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, सॉरी, टाइम पीरियड, उसी फ्रीक्वेंसी में आपको रिटर्न सबमिट भी करना है। ठीक है ना? ये चीज़ें कौन बोलता है? रूल 70, और रूल 7 उनके बारे में डिटेल बताता है। आगे देखें, मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, वही ऊपर वाली बात रूल 7 नहीं बताई। फॉर्म ऑफ रिटर्न, एक बात बताओ, ST1 फॉर्म हम लोगों ने जमा किया था रजिस्ट्रेशन के समय, मैंने बताया था, अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ST2 में हमें क्या मिला था? सर्टिफिकेट। तो आज किसकी बारी है? ST3 की। रिटर्न जो हम दाखिल करेंगे वो ST3 में दाखिल करेंगे। फॉर्म ऑफ रिटर्न, रिवाइज और ओरिजिनल रिटर्न हैज टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर ST3। क्लियर है? हाँ या ना? ST3 में हम रिटर्न सबमिट करेंगे। पीरियोडिसिटी, हर 6 महीने पर रिटर्न जाएगी। सुनो ना इधर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये शुरू के 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ये बाद के 6 महीने। इसकी रिटर्न हम दाखिल करेंगे सितंबर खत्म होने के बाद 25 अक्टूबर तक पहली रिटर्न, और सेकेंड हाफ ईयर की रिटर्न जाएगी 25 अप्रैल तक। अब क्लियर है? नहीं, पक्की बात। साल में 2 बार रिटर्न जाएगी। इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग साल में 1 बार भरते हैं, लेकिन सर्विस टैक्स रिटर्न हम साल में 2 बार भरते हैं। वी आर जस्ट
talking about, we are just discussing about the returns, not the payment. पेमेंट तो हम इस साल में 12 बार करने पड़ते हैं, जनवरी का 5 फरवरी में, फरवरी का 5 मार्च में, मार्च का 5 अप्रैल में। पेमेंट 12 बार होते हैं, 12 टाइम्स, जबकि रिटर्न कंपल्सरीली है 2 बार। आपको 2 बार रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है और इसी रिटर्न में वो सारे डिटेल देने पड़ेंगे। 25 अक्टूबर, सितंबर का पेमेंट हमने कब कर दिया होगा? 5 अक्टूबर में। तो जितना भी पेमेंट किया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जितनी भी सर्विसेज दी हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एडवांस, जितना भी मिला है, जितने भी पेमेंट किए हैं GRC 7 के थ्रू, वो सब आपको 25 अक्टूबर की रिटर्न में शो करना पड़ता है, डिटेल्स देनी पड़ती हैं। डिटेल्स टू बी फर्निश्ड क्या क्या है? टैक्सेबल सर्विस, ग्रॉस अमाउंट एंड सर्विस टैक्स पेबल, ये आपको बताना पड़ता है उस रिटर्न में। इनक्लोजर्स GAR 7 मैंने बताया ना, चालान की कॉपी जो आपने जमा किया है उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा, ये हमारी GAR 7 की फोटो कॉपी है। दूसरा मेमोरेंडम इन फॉर्म ST3A, सुन लें, अगर हम प्रोविजनल बेसिस पर रिटर्न जमा कर रहे हैं, ये तो हो गया फाइनल बेसिस पर रिटर्न जमा करना। प्रोविजनल बेसिस पर अगर हमें टैक्स रेट में कुछ डाउट है, हमें टैक्सेबल सर्विस पर डाउट है, हमें वैल्यूएशन पर डाउट है, क्लियर कट हम नहीं हो पा रहे, तो ऐसा नहीं कि जब तक आप क्लियर ना हो जाए, आपका संदेह पूरा ना हो जाए, तब तक आप रिटर्न ही ना दाखिल करो। गवर्नमेंट ने कहा ना बेटा, संदेह है कोई दिक्कत नहीं, आप ST3 में रिटर्न दाखिल ना करके ST3A में रिटर्न दाखिल करोगे। किसमें रिटर्न दाखिल करेंगे? ST3, यानी प्रोविजनल बेसिस पर आपको ST3A में रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा, जिसको हम मेमोरेंडम भी कर सकते हैं, जो ST3 का अटैचमेंट होता है। फिलहाल तुम लोग इतना समझो कि ST3 में नॉर्मल रिटर्न जाती है और प्रोविजनल रिटर्न जाती है ST3A में। क्लियर है? चलो, तो अब तक हम लोगों ने देखा फॉर्म ऑफ रिटर्न ST3 और प्रोविजनल रिटर्न ST3A कब कब जाता है? हाफ ईयरली बेसिस पर, 25 सितंबर तक का 25 अक्टूबर में और मार्च तक का 25 अप्रैल में। और क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती हैं, कितने की सर्विसेज थी, कितनी टैक्सेबल हैं और कितनी नॉन टैक्सेबल हैं, और कितना सर्विस टैक्स पेबल है, कितना एडवांस पर है, ये सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। क्लियर है? ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न्स बता तो दिया, सर्विस टैक्स के फाइल की डेट क्या है? ड्यू डेट नहीं बताया अभी, 25 तारीख बताई ना, सितंबर तक का 25 अक्टूबर और मार्च तक का 25 अप्रैल, उसी के बारे में बता रहा है। द सर्विस टैक्स रिटर्न इन फॉर्म ST3 शुड बी फाइल्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस बाय द 25th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द पर्टिकुलर हाफ ईयर। द ड्यू डेट्स आर एज अंडर: 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, 25 अक्टूबर एंड 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, 25 ऑफ अप्रैल। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत आई? नहीं, पक्की बात। When the due date falls on public holiday, सुन ले, अगर 25 अप्रैल या 25 अक्टूबर को पब्लिक हॉलीडे आ गया तो बेटा 26 तारीख है ना? हाँ या ना? 24 नहीं, 26। ढंग से सुने। इन केस द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न 25 अप्रैल या 25 अक्टूबर on a public holiday, the SSC can file the return on immediately succeeding working day. अब मान लो 26 को संडे पड़ गया तो 27, यानी जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस पे आपको रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। डिलेड रिटर्न्स, अच्छा मैंने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं की, मैं तो फंसा ही नहीं, मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। डिलेड रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं तो आपको डिलेड रिटर्न्स दाखिल करनी पड़ेंगी। कब तक? जरा ढंग से देखें। और जाहिर सी बात है, जब आप रिटर्न डिले जमा करोगे तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी। नहीं लगेगी? आप लेट फीस नहीं देना चाहते हो? ऐसा नहीं है, अगर आपने रिटर्न डिले जमा की है, ड्यू डेट्स के बाद जमा की है, तो आपको लेट रिटर्न पैसा लगेगा। डिलेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी फर्निश्ड बाई पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस। सेक्शन 70 prescribed for filing of periodical return after the due date with the prescribed late fees of not more than rupees 20,000। लेट फीस मैक्सिमम 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 20,000 तक हो सकती है, उसके ऊपर नहीं। लेट फीस इन टोटालिटी 20,000 से ऊपर नहीं हो सकती। जरा देखें कितनी लेट फीस है। 15 दिन लेट हो गया, प्रेस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न, जो ड्यू डेट है उसके बाद 15 दिन बीत गए तो आपके ऊपर 500 रुपये की लेट फीस लगेगी।
15 दिन के ऊपर, लेकिन 1 महीने और लग गया, 1 महीने के अंदर, 15 दिन से 30 दिन के अंदर, हाँ या ना, तो 1000 रुपया लगेगा। 30 दिन के बाद बेटा 1000 प्लस 100 रुपया डेली का लगता जाएगा। कितना लगता जाएगा, हाँ या ना? ₹1000 प्लस 100 रुपया डेली का। लेकिन मैक्सिमम ये कितना होगा, 20,000 रुपये तक होगा। यानी 15 दिन तक डिले किया है, डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से 15 दिन तक तो 500, 15 दिन के बाद लेकिन 30 दिन के अंदर तक तो 1000, और अगर 30 दिन के बियॉन्ड लेट किया तो 1000 तो लगना ही लगना है, प्लस डेली का कितना, 100। मैक्सिमम लेट फीस बता दिया है, टोटल लेट फी फॉर डिलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न शैल नॉट एक्सीड ₹20,000, अभी तो बताया। Further, where the SSC has paid the prescribed late fee for delay submission of return, the proceedings, if any, in respect of such delayed submission of return shall be deemed to be concluded. नहीं समझ में आई बात, अभी लास्ट में इसको समझाएंगे, ठीक है ना, इस पर प्रैक्टिकल करवाएंगे। चलें, लेट फी मे बी रिड्यूस्ड वेव्ड वेयर सर्विस टैक्स पेबल इज निल, अंडरलाइन कर लें, निल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। टोटल लेट फीस फॉर डिलेड सबमिशन, सुन ले पहले, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेबल इज निल, अगर आपका सर्विस टैक्स बना ही नहीं, मैंने 6 महीने तक कोई सर्विस दी नहीं किसी को, तो मेरा सर्विस टैक्स कितना बन करके आएगा, निल। और जब निल सर्विस टैक्स बनता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी से बच गए, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, एंड इफ यू हैव नॉट सबमिटेड योर रिटर्न ऑफ एनी हाफ ईयर, then even then you are required to submit your return of income by फाइलिंग नील रिटर्न। आपको लिखना पड़ेगा नील, 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 ST3A, वैसे ST3 की बात कर रहे हैं, ST3 में लिखना पड़ेगा नील, 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 और उसको जमा करना पड़ेगा। यानी नील रिटर्न जमा करनी है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो। लेकिन हाँ, पेनाल्टी की जब बात आती है, आपने लेट फीस देनी है, तो उसको माफ़ किया जा सकता है अगर आपकी सर्विस टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, नील। माफ़ किया जा सकता है, सकता है, सुन लें, लेट फीस मे बी, अंडरलाइन कर ले, मे बी, where the gross amount of service tax payable is nil, the central excise officer may, on being satisfied there is a sufficient reason for not filing the return of income, he can reduce or waive the penalty. Penalty means late fees. And SSC can submit a revised return in triplicate to correct a mistake or omission within a period of 90 days from the date of submission of the original return. अगर SSC चाहता है, ये अलग पैरा हो गया, अलग है, वहाँ से पॉइंट अलग है, बिल्कुल डिफरेंट पैरा है, अंडरलाइन कर लेंगे उसको, कि अगर रिवाइज रिटर्न, अगर ओरिजिनल रिटर्न में हमसे कोई मिस्टेक या ओमिशन हो गई थी, अगर हमसे ओरिजिनल रिटर्न में कोई मिस्टेक या ओमिशन हो गई थी, तो उसको सुधार करने के लिए कितने दिन मिले हुए हैं, 90 दिन। पक्की बात है। एक काम करें, शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़े जितना मैंने बताया। तो हम लोग को अभी तक ये समझ में आया, सेक्शन 70 रीड विद रूल 7 ये बोलता है कि आपको रिटर्न सबमिट करनी पड़ेंगी एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। उस प्रेस्क्राइब्ड में रूल 7 बोलता है फॉर्म नंबर वही बताता है, मैनर वही बताता है, और लास्ट चीज़ फ्रीक्वेंसी वही बताता है। तो आपको किस फॉर्म में जमा करना है, ST3 में। अगर प्रोविजनल रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो ST3A में आप रिटर्न फाइल करेंगे, और अगर आप पेमेंट रिटर्न दाखिल करने की बात करते हैं तो हाफ ईयरली बेसिस पर 2 टाइम्स आपको रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। पहला 30 सितंबर तक का 25 अक्टूबर तक, और 31 मार्च तक का 25 अप्रैल तक। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हो, उसके बियॉन्ड जा कर के जमा करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक आपने रिटर्न दाखिल करने में देरी की तो 500 पेनाल्टी लगेगी, और अगर 15 दिन से अधिक की देरी लग गई लेकिन 30 दिन तक की देरी हुई है तो 1000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी, और बियॉन्ड 30 डेज, 31st ऑफ डेज से आपकी 100 रुपये पर डे आपकी लेट फाइलिंग फ़ीस लगेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये 20,000 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपने कहीं पर ओरिजिनल रिटर्न में मिस्टेक की है, देन यू कैन रिवाइज योर ओरिजिनल रिटर्न बाय फाइलिंग द रिवाइज रिटर्न इन फॉर्म नंबर ST3।
ST3 में आप रिटर्न दाखिल करेंगे रिवाइज रिटर्न इटसेल्फ, और उस रिवाइज रिटर्न का 90 डेज कब से काउंट किया जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है। हमको रिटर्न दाखिल करनी थी 25 अप्रैल को, ठीक है ना। क्वेश्चन है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ये है 25 अक्टूबर 2013 में हमको रिटर्न दाखिल करनी थी। हमने एक्चुअल डेट ऑफ ST3 केस नंबर 1 हो सकता है 20 अक्टूबर को जमा किया हो, और हो सकता है 20 नवंबर को जमा किया हो। प्रॉब्लम ये आती है 90 डेज विल बी कॉम्प्यूटेड फ्रॉम 25 अक्टूबर से 90 दिन, 20 अक्टूबर से 90 दिन। बोलो, अगर मेरा केस नंबर 1 है तो मुझे रिवाइज रिटर्न कब तक दाखिल करनी पड़ेगी, बता सकते हो? सॉल्यूशन इज रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड, केस नंबर 1 की बात करो। मैंने क्या कहा, 90 दिनों के अंदर हमको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है रिवाइज रिटर्न। कब से? ड्यू डेट से 90 दिन या एक्चुअल रिटर्न से 90 दिन। क्वेश्चन पढ़े, थ्योरी पढ़े और उसके बाद बताएं। साफ साफ लिखा हुआ है उसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो सबमिशन की रिटर्न क्या थी? 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर 2013 प्लस 90 डेज, इतने दिनों के अंदर हमको रिवाइज रिटर्न दाखिल करनी है। और केस नंबर 2 में कौन सी डेट लेंगे, रिटर्न ऑफ फाइलिंग या ड्यू डेट? 20 नवंबर 2013 प्लस 90 डेज। नोट कर लें, लिखें नोट नंबर 1, लिखें नोट नंबर 1, कहीं पर भी उसमें एरो दे करके नोट लिखें। रेलिवेंट डेट का मैंने इसमें मीनिंग लिखा है, नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है, उसको लिखें रेलिवेंट डेट। चलो लिखो, इफ द ओरिजिनल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड लेट, इफ द ओरिजिनल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड लेट, अगर ओरिजिनल रिटर्न लेट से फाइल की गई है, the period of 90 days, if the original return has been filed late, the period of 90 days will be applicable, the period of 90 days will be applicable from the date of filing of return of income, return of service tax, filing of return of service tax, date of filing of return of service tax, ब्रैकेट में लिख दें एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, ब्रैकेट में लिख दें एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, कॉमा, and not from the date when it was required to be filed, and not from the date when, and not from the date when it was required to be filed। हम लोग किस दिन जमा करना था इससे मतलब नहीं है। 90 दिन shall be computed from the date when it actually filed, when the original return was actually filed। क्लियर है? पक्की बात है, आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने मैक्सिमम लेट फीस देख लिया। अगर हमारी सर्विसेज नील हैं, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स पेबल इज नील, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ सफिशिएंट रीजन फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न रिड्यूस, या तो उस पेनाल्टी को कम कर सकता है या बिल्कुल ही हटा सकता है, माफ कर सकता है। एन SSC कैन सबमिट अ रिवाइज रिटर्न इन फॉर्म ST3 इन ट्रिप्लिकेट to correct a mistake or omission within a period of 90 days from the date of submission of the original return। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है।
जो ऊपर की 2 लाइनें हैं उसको नीचे के ही पैराग्राफ में रखना, रिवाइज रिटर्न के, वो ऊपर चला गया है। इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट वेयर एन एसएससी सबमिट्स द रिवाइज रिटर्न द रेलिवेंट डेट, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है, जो लिखवाया है नोट, उसी के लिए रेलिवेंट डेट बता रहा है। द रेलिवेंट डेट फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ सर्विस टैक्स इफ एनी शैल बी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सच रिवाइज रिटर्न। अब पेनाल्टी वगैरह के लिए बेटा ये नहीं कर सकते हमने वो रिटर्न दाखिल कर दी थी, ये रिवाइज रिटर्न उसी डेट से मान लो, नहीं भैया, ये इसी डेट से मानेंगे। क्लियर है? इनकम टैक्स में दूसरा है, सर्विस टैक्स में दूसरा है। फिलहाल इनकम टैक्स को किनारे करते हैं। कंटेंट ऑफ द रिटर्न, रिटर्न में आप क्या क्या सबमिट करोगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बता तो दिया, फिर से सुन लो। पहला, ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड इन मनी अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक, ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड इन मनी इन एडवांस फॉर सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। ऊपर लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो सर्विस मैंने दी हैं उनके अगेंस्ट कितना पैसा मिला है, जो मुझे सर्विसेज दी जानी है उनके अगेंस्ट मुझे कितना एडवांस मिला है। दोनों डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, जो पैसा एक्चुअल में मिला है सर्विसेज के अगेंस्ट और जो पैसा मिला है एडवांस सर्विसेज के अगेंस्ट, मतलब मुझे एडवांस पेमेंट मिला है। वैल्यू ऑन विच सर्विस टैक्स इज एग्जेम्प्ट यानी नॉन टैक्सेबल बता ही दिया। फोर्थ, GR7 बताया। अबेटमेंट, ये अबेटमेंट क्या है इसके बारे में अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना बाकी है। अबेटमेंट का मतलब होता है छूट। अगर आपको कोई छूट मिलती है, कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, तो वो भी आप बताओगे कि हमारी सर्विसेज पर इतनी छूट मिलती है। ठीक है ना? जैसे कैटरिंग है, कैटरिंग वाला देखो क्या करता है, शादी विवाह होता है, वो खाना बनाता भी है, सर्विस भी देता है, दोनों काम करता है, दोनों मिक्स हैं, और वो टोटल का फीस चार्ज करता है, तो उसको अबेटमेंट दी जाती है। ऐसा थोड़ी, खाना बनाना तो वैट का काम है ना, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर का काम है ना, उसमें सर्विस टैक्स भी लगाओगे क्या ना, उसमें कुछ छूट दो, अबेटमेंट डिडक्शन दो। वो पूरी की पूरी 100% सर्विस नहीं है, उसका कुछ हिस्सा प्रोडक्शन का है। क्लियर है? वो देखेंगे अबेटमेंट में। नोटिफिकेशन नंबर, जो अबेटमेंट का नोटिफिकेशन नंबर है या एग्जामिशन का, सर्विस टैक्स कितना पेबल है, एजुकेशन सेस कितना पेबल है, क्रेडिट डिटेल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमको रिटर्न में दाखिल करनी पड़ती हैं। क्लियर है? पक्की बात? कोई डाउट है क्या इसमें? रिटर्न बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल फर्निश a half yearly return in such form as may be specified by the notification during the said half year to the jurisdictional superintendent of central excise officer not later than the last date of the month following the half year period. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तुम लोग नहीं जानते हो, ना पढ़ाया है ना मैंने बताया है। आगे क्वेश्चन मार्क लिख लें, आगे आप लोग क्वेश्चन मार्क चढ़ा दें। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये होते क्या हैं, किनको हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहेंगे और उनकी रिटर्न की डेट क्या होगी नेक्स्ट क्लास में। सिंगल रिटर्न फॉर मल्टीपल सर्विसेज मैंने पहले भी बताया है। कई सर्विसेज आप दें उसके लिए एक रिटर्न दाखिल होती है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। कई सर्विसेज आप दें उसके लिए एक सर्टिफिकेट, सिंगल सर्टिफिकेट ही मिलता है। उसी तरह कई सर्विसेज के लिए एक ही रिटर्न भरना भी पड़ेगा। जब एक सर्टिफिकेट तो एक रिटर्न, एक सर्टिफिकेट के अगेंस्ट एक रिटर्न, बोल सकते हो ना। सिंगल रिटर्न इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर। अगर एक एसएससी कई सर्विसेज देता है तो उसको एक ही रिटर्न सबमिट भी करना पड़ेगा। फॉर एन एसएससी हु प्रोवाइड्स मोर देन वन टैक्सेबल सर्विस ओनली अ सिंगल रिटर्न विल बी सफिशिएंट। हाउएवर the details in each of the column of ST3 have been furnished separately for each of the such taxable service। हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डिटेल बनानी पड़ेगी। जो ऊपर मैंने डिटेल बताई ना, क्या क्या, कितनी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस थी, कितनी नॉन टैक्सेबल सर्विस थी, कितना एडवांस मिला है, कितना GR7 दाखिल किया है, कितना हमने अबेटमेंट मिला है, ये सारी डिटेल हर एक के लिए अलग अलग बनानी पड़ेंगी। ठीक है। नील रिटर्न एवन इफ नो सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, बता दिया है। अगर आपने कोई सर्विस नहीं दी है और उस 6 महीने की सर्विस टैक्स लायबिलिटी नील है, बावजूद इसके द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ नील रिटर्न विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। आप बच नहीं सकते रिटर्न दाखिल करने से। इफ यू आर अ रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ सबमिट सर्विस टैक्स रिटर्न। आपको सर्विस टैक्स रिटर्न तो दाखिल
करना ही करना है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिटर्न, जब कोई सर्विस प्रोवाइडर पहली बार रिटर्न दाखिल करता है, क्या, तो जब पहली बार रिटर्न दाखिल करेगा तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ऐसे ही हाँ नहीं कर देगा। वो उससे कहेगा बेटा बता तूने किस तरह से अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, ठीक है ना, अकाउंट्स कहाँ रखते हो, पक्की बात है ना। अब जरा वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाओ जिस बेसिस पर तुमने ये कैलकुलेशंस किए हैं। अब बात समझ में आई, क्योंकि फर्स्ट रिटर्न में ही प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद तो वो उसका कंटिन्यूएशन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलें फर्स्ट रिटर्न की बात करते हैं। एवरी एसएससी शैल फर्निश टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम अ लिस्ट इन डुप्लीकेट ऑफ, हमने वो डेट छोड़ दी है जनवरी 2008 की, डुप्लीकेट में डिटेल देगा ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड बाय द एसएससी फॉर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिगार्ड टू, कि वो जो सर्विस टैक्स के दायरे में जितने भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो किस तरह से मेंटेन कर रहा है, कौन कौन से बुक्स मेंटेन कर रहा है। फर्स्ट रिटर्न दाखिल करते समय वो जरूर उसकी जानकारी सुपरिटेंडेंट को लिखित में देगा डुप्लीकेट में। प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विसेज, चाहे टैक्सेबल हो और कितनी एग्जेम्प्टेड है वो भी बताना पड़ेगा। टैक्सेबल सर्विसेज कौन कौन सी हैं और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कौन कौन सी हैं। रिसीट और प्रोक्योरमेंट ऑफ इनपुट सर्विस एंड पेमेंट फॉर सच इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस का मतलब जानते हो तुम लोग, अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन मार्क लगा दें। रिसीट, परचेज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, सेल और डिलीवरी एज द केस में बी इन रिगार्ड ऑफ इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स, अंडरलाइन कर लें। अदर एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स इफ एनी, अगर आप सर्विस के अलावा कोई काम करते हैं, माल खरीदना, बेचना, स्टोर करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना, उनकी भी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी फर्स्ट रिटर्न दाखिल करते समय। अदर एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ गुड्स इफ एनी, ऑल द फाइनेंशियल अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय हिम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर्विस टैक्स के लिए जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो उसके अलावा भी अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड या मेंटेन करते हो तो उसकी भी डिटेल आप सबमिट करो। यानी फर्स्ट रिटर्न दाखिल करते समय हमें सुपरिटेंडेंट को बताना पड़ेगा ये हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये टैक्सेबल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये एग्जेम्प्टेड सर्विसेज या नॉन टैक्सेबल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे ऊपर ये अबेटमेंट का सिस्टम लागू होता है, सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। हाँ, इन सर्विसेज के अलावा भी हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं, या कह सकते हो कि जो इनपुट सर्विस या पेमेंट है इनपुट सर्विसेज का वो कितना है। अगर हम सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का भी काम करते हैं तो उसकी भी डिटेल बतानी पड़ेगी, और बुक्स किस तरह से आप मेंटेन करते हो वो डिटेल बतानी, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी में। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ई फाइलिंग, जिस तरह ई रिटर्न, ई पेमेंट होता है उसी तरह ई फाइलिंग भी होती है। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइलिंग, हाँ है ना। तो ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अब आपको यहाँ से रिटर्न भर करके डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज़ मैंडेटरी, अंडरलाइन कर ले, मैंडेटरी, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है कोई फिजिकल फॉर्म भरने का। इट इज़ कंपल्शन ऑन यू टू फाइल ई रिटर्न्स ओनली, अंडरलाइन कर ले, मैंडेटरी। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर द एसएससी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2011 फॉर दोज एसएससी who have to submit half yearly service tax return electronically irrespective of the amount of service tax paid by him in the preceding financial year। पहले एक लिमिट बताई गई थी, अब लिमिट नहीं है। अब आपको सारी की सारी रिटर्न्स क्या हैं, ई रिटर्न्स के थ्रू जाएंगी। किसके थ्रू जाएंगी, देखो तो डिपार्टमेंट का हेडेक कितना कम हो गया। पहले वो फिजिकल रिटर्न जाती थी तो इंस्पेक्शन होता था, सॉफ्टवेयर में भरना पड़ता था, अब ऑटोमेटिकली हर चीज़ आप खुद ही भर दे रहे हो, ठीक है ना। E-filing of return is mandatory for the SSC with effect from 1 October 2011. Every SSC will have to submit half yearly service tax return electronically irrespective of the fact of the amount of service tax paid by the SSC. हाँ या ना। It is convenient for the SSC to file the service tax return from his office residence or any other place of choice though through the internet by using a computer. तो इतना तो हमें भी मालूम है,
बताने की क्या जरूरत है। तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक भरो तो हम इलेक्ट्रॉनिक भरेंगे, ऐसे थोड़ी कि तार का करंट और स्विच लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ जो सर्विस टैक्स इसको दे रहे हैं, कहेंगे खड़े हो जाओ, एक कान में तुम्हारे एक तार, दूसरे कान में दूसरी तार, और बटन ऑन। देखो स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। ये सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स कौन है, कौन बनाते हैं, इनका नाम ही है, देखो सर्विस टैक्स रिटर्न तैयार करने वाले, है कि नहीं, लिखा हुआ है ना सर्विस टैक्स रिटर्न तैयार करने वाले। ये कौन है, इनको बोर्ड ने अथराइज कर रखा है, इनका बकायदा एक एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हुआ, इनको एक सर्टिफिकेट मिला, नाउ यू आर द बंदा, यू आर द पर्सन who can prepare the सर्विस टैक्स रिटर्न। अब आप अथराइज हो, हर आदमी को अब सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को अब इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। पहले वो लोग सोचते थे किसके पास जाए, किसके पास जाए, सीए के पास जाए ना जाए, सीए तो 1000 रुपये का सर्विस टैक्स भरेगा, 10,000 रुपये फीस मांग लेगा और पता नहीं कहाँ फंसा लेगा नहीं, भगवान जाने। चलो क्या करें, तो लोग ऐसे खोजते, तो गवर्नमेंट ने समझा कि भाई हर आदमी अप्रोच नहीं कर सकता उन लेवल्स तक, तो चलो एक काम करते हैं, सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स बना लेते हैं। और अनडाउटली यहाँ पर भीड़ है, मास है जो रिटर्न जमा करनी चाहती है लेकिन उनको नॉलेज नहीं है रिटर्न जमा करने का, तो लोग बंदे खोजते हैं, क्यों ना हम हर मोहल्ले में लगभग हर एक एरिया में रिटर्न प्रिपेयरर्स दे दें, इतने ज़्यादा रिटर्न प्रिपेयरर्स बना लें कि लोग हैबिचुअल हो जाए सर्विस टैक्स रिटर्न भरने के लिए। हाँ है ना, इसके मोहल्ले में 4 लोग रहते हैं, ये सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर है, ये कहेगा भाई साहब आप क्या करते हैं, ये सर्विस टैक्स भरते नहीं भरते, अरे भर लो, है कि नहीं, थोड़ा मोटिवेट करेगा, बात करेगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट को भी फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। सेक्शन 71 प्रोवाइड्स फॉर द स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू सर्विस टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयरर्स। सेक्शन 71 एम्पावर्स द सीबीईसी बोर्ड, जो बोर्ड है उसको पावर दिया है टू फ्रेम अ स्कीम फॉर द पर्पसेस ऑफ इनेबलिंग एनी पर्सन, किसी भी बंदे को आप इस लायक बना सकते हो या सर्टिफाई कर सकते हो, और क्लास ऑफ पर्सन्स टू प्रिपेयर एंड फर्निश सर्विस टैक्स रिटर्न्स अंडर सेक्शन 70 एंड अथराइज द सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर टू एक्ट एज सच अंडर द स्कीम। तो क्वालिफिकेशन उसकी कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड, कि ये सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर है, इसकी ये कम से कम क्वालिफिकेशन होगी, इसने ये एग्ज़ाम दिया हो, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इस समय से इस समय तक रहेगी। हाँ या ना, आपके कोड ऑफ कंडक्ट कौन डिस्क्राइब करेगा, कौन बताएगा, बोर्ड, कि आपको इस हद में रहना है, आपको ये काम करना है, आप ये काम नहीं कर सकते। बात समझ में आई, जरा देखें। A service tax return preparer shall assist the person or class of person to prepare and furnish the return in such manner as may be specified in the scheme framed under this section। जरा देखें क्या है, the manner in which and the period for which the service tax return preparer shall be authorized। ये बताएगा कितने समय के लिए सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अथराइज रहेगा सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए। The educational and other qualification to be possessed and the training and other condition। ट्रेनिंग, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग भी चली थी, नेट में इनकी ट्रेनिंग चली थी, एनआईटी इंस्टीट्यूट है ना, उनमें ट्रेनिंग भी चली थी बाकायदा इनकी कुछ दिन की, सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स की, ये हुआ था एक्चुअल में। द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, द ड्यूटीज एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर द अथराइजेशन गिवन टू द सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर मे बी विड्रॉन। क्लियर? any other manner या matter which is required to be or specified by the scheme by this scheme for the purpose of the section। कुल मिलाकर के बोर्ड ने एक स्कीम चालू की कि भाई साहब आप लोग आओ, आप हमारे एजेंट बन जाओ सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के नाम से। किसके नाम से? सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के नाम से हम एक स्कीम लॉन्च करते हैं। ग्रेजुएट हो, सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर बनना चाहते हो, ये एग्ज़ाम पास करो, तुम्हारी ट्रेनिंग दिलवाएंगे, उसके बाद तुम बैठ जाओ मार्केट में और उसके बाद रिटर्न्स लोगों का भरो, लोग भरेंगे, भरवाएंगे आपसे। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा? बोर्ड। आपकी समय समय पर ट्रेनिंग कौन तय करेगा? बोर्ड। हाँ या ना? आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज कौन देगा? बोर्ड। जानते हो ट्रेनिंग कैसे होती है सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर की? ऑनलाइन
वो तो ट्रेनिंग जो हुई NIIT में, उसके अलावा आपको एग्ज़ाम कैसे पास करना पड़ता है, आपकी अपडेट ट्रेनिंग कैसे होती है, आपको एक वेबसाइट के ऊपर पासवर्ड और लॉगिन दिया जाएगा, आप उस पर लॉगिन करेंगे, पासवर्ड सबमिट करेंगे, आपको कहा जाएगा ये चीज़ 10 घंटे का है, पढ़ बेटा। अब जितना देर पढ़ोगे वहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा, बात समझे? तो जब तक 10 घंटा पढ़ चला कर छोड़ दो, ठीक है ना। सुनो तो कहने का उसके बाद टेस्ट भी होता है। मीनिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर मीन्स एनी इंडिविजुअल, ओहो अंडरलाइन कर ले, इंडिविजुअल who has been authorized to act as a service tax return preparer under the scheme framed under this section। कोई भी बंदा जो अथराइज हो चुका है, एग्जाम पास कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है, वो सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के नाम से जाना जाएगा, STRP। क्लियर है? लेकिन केवल एक इंडिविजुअल, एक HUF नहीं, एक कंपनी नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म नहीं। क्लियर है? मीनिंग ऑफ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, मैंने बीच बीच में बोला था पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, मीन्स सच पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड इन द स्कीम हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 70। कोई भी बंदा या पर्सन्स जिनको इस सेक्शन 70 में रिटर्न दाखिल करनी है, उनको हम पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स के नाम से जानेंगे, ठीक। और इंडिविजुअल ही केवल सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने इस पूरे टॉपिक में क्या देखा फाइलिंग ऑफ रिटर्न में, कि सेक्शन 70 रीड विद रूल 7 कि आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और इतनी फ्रेक्वेंसी में रिटर्न दाखिल करना है जो प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड किया गया रूल 7 में। क्या प्रेस्क्राइब्ड किया गया है? ST3 में रिटर्न दाखिल करनी है, प्रोविजनल रिटर्न ST3A में दाखिल करनी है, साल में 2 बार, हाफ ईयरली 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल तक रिटर्न दाखिल करनी है। हाँ या ना? हाँ, आप लेट रिटर्न दाखिल कर सकते हो, लेकिन उसकी लेट फीस है, पेनाल्टी है। कितनी लेट है? 15 दिन तक अगर आप लेट होते हो रिटर्न दाखिल करने के बाद, 15 दिन के अंदर दाखिल करते हो तो 500 रुपये, 15 दिन से 30 दिन के अंदर 1000 रुपये, और 30 दिन के बाद आपके ऊपर 1000 प्लस 100 रुपया पर डे का पेनाल्टी लगेगा। लेकिन किसी भी सूरत में ये 20,000 रुपये से अधिक की पेनाल्टी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, आप रिवाइज रिटर्न दाखिल करना चाहते हो, आप रिवाइज रिटर्न दाखिल करो अगर ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो। कितने दिनों के अंदर? 90 दिन के अंदर। कब से काउंट किया जाएगा? जिस दिन आपने एक्चुअल में रिटर्न दाखिल की है उस दिन से दाखिल किया जाएगा। 90 दिन काउंट किया जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? क्या क्या कंटेंट रहेंगे रिटर्न में आपके? आप कौन सी सर्विसेज देते हो, कितनी टैक्सेबल और कितनी नॉन टैक्सेबल अमाउंट होती है, कितना आपने एडवांस ले लिया है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, और इसके अलावा GAR 7 की डिटेल्स। हाँ या ना? कितना आपने रिटर्न का सर्विस टैक्स का पेमेंट किया है, कितना अबेटमेंट है, नोटिफिकेशन क्या है, उसका नंबर बता दो आप। ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न दाखिल कर रहे हो, तो क्या करेंगे? आपको सुपरिटेंडेंट के पास, जो एक्साइज डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट होगा, उसको आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बतानी पड़ेंगी। हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, हम ये सर्विसेज देते हैं, ये टैक्सेबल सर्विस देते हैं, ये नॉन टैक्सेबल सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा हम माल को खरीदने और बेचने का भी काम करते हैं। हाँ या ना? हम इनपुट सर्विस और आउटपुट सर्विस क्रेडिट का भी काम करते हैं। इनपुट सर्विस जो लेते हैं उसके आउटपुट भी लेते हैं, उसकी भी डिटेल सब बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा भी अगर आप कोई डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स या कोई अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी आप सबमिट करो या बताओ। क्लियर है? इसके अलावा हम लोगों ने बताया था, अगर रिटर्न फाइल करने की डेट पब्लिक हॉलीडे में पड़ती है तो उसका अगला वर्किंग डे जो होगा उसी दिन हम लोग को रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। बाकी सब चीज़ें तो हो ही गई थी। इस स्कीम ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है। अब आपको रिटर्न तो ई फाइल ही करनी है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो उसके लिए आपको एक कंप्यूटर होना चाहिए, बिजली की तार होनी चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर पर नेट लगा होना चाहिए। स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, तो CBSE बोर्ड ने जिनको अथराइज़ किया है उनको हम STRP का नाम देंगे, और वही अथराइज होंगे, वही अथराइज नहीं होंगे, वो भी अथराइज्ड होंगे सर्विस टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम करने के लिए। उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनका अपडेशन सब बोर्ड पर डिपेंड करता है। उनका टर्मिनेशन भी बोर्ड पर ही डिपेंड करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट भी बोर्ड ही तय करेगा। बोर्ड का मतलब यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है। तो हम लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन अगर नोट करके हमको बताएं इसका आंसर तो हम जान जाएं। छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है,
उसके बाद इस चैप्टर की टाटा बाय बाय। फॉर फर्स्ट हाफ Mr. X submitted return अब बताओ पेनाल्टी कितनी लगेगी इसके ऊपर, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ। चलो तुम लोग करते जाओ, तुम लोग का क्लास वर्क है। चलो सबका आंसर बताओ हमको। पहले केस में कितना आएगा, कितना रुपया, क्या 15 दिन के अंदर है? 25 अक्टूबर 6 दिन हुआ तो 500 रुपया आपको पेनाल्टी लगेगी या लेट फीस। क्यों? चलो इसकी बात बताओ। 21 नवंबर है तो 25 अक्टूबर 15 दिन के बियॉन्ड है तो 1000 रुपये। अच्छा 27 नवंबर, तीस दिन से अधिक है तो 1000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 30 दिन के बाद जितनी और देर हुई है 31वें दिन से 100 रुपये आप जोड़ते जाओ। बताओ कितने दिन और डिले है, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन? कितने लोग कहते हैं 3 दिन, कितने लोग कहते हैं 2 दिन? तुम लोग का नया साल कब आएगा इंसानों? और अगले साल नया साल कब आएगा, मतलब ख़त्म कब होगा ये साल पूरा? 1 जनवरी 15 को। तुम लोग तो बोल रहे हो 1 तारीख से 1 तारीख, एक साल 1 दिन होता है ना, तो 25 तारीख से 1 महीना कब कंप्लीट होगा? 24 अक्टूबर को, हाँ या ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ मंथ से मतलब भी नहीं है, हमें यहाँ डेज से मतलब है। किससे मतलब है? चलो 25 अक्टूबर के बाद बताओ कितने दिन हुए अक्टूबर में? 6 दिन, हाँ या ना? और नवंबर में कितने दिन है? 27 दिन। कितने दिन हो गए टोटल? 30 दिन के लिए तो 1000 है, बाकी 3 दिनों के लिए कितना है? अब बात समझ में आई? अच्छा इसकी बात करते हैं 2 जून की। हर आदमी 2 जून की रोटी कमाना चाहता है, 3 जून को कोई नहीं खाना चाहता। देखो इधर 2 जून की लिए क्या कितने दिन आए? 6 दिन तो आपके अक्टूबर में आ गए, नवंबर में आपके 30 दिन आए ना, दिसंबर में 31, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, हाँ अप्रैल में, मई में, और जून में कितना दिन? जरा ऐड करके बताएं तो।
तो 1000 रुपये 30 दिनों के लिए लगेगा, इसमें से 30 दिन अलग कर लें, बाकी 190 दिन के लिए 100 रुपये के हिसाब से 19,000। टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? 20,000 से ऊपर हो भी नहीं सकता, हाँ या ना? सही है। लेकिन अगर 26 अक्टूबर हो जाए तो भी 20,000 लगेगा, 20,000 के ऊपर तो आप बढ़ भी नहीं सकते। अब क्लियर है? बोलो। दैट्स इट। क्लियर? थैंक यू बच्चों।